तो दोस्तों अभी हम सीखेंगे मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास वार। मार्क्स के जो क्लास वार की सिद्धांत थी वो क्या थी, उसको हम डिटेल्स में जानेंगे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास इज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्क्सियन फिलोसफी। अब देखिए, मार्क्स का अगर थ्योरी ऑफ क्लास वार जानना है तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि मार्क्स की कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास क्या थी। वर्ग, क्लास या वर्ग क्या था, जाति वर्ग या समाज में जो वर्गीकरण जो समाज में होती है उसका हमें कॉन्सेप्ट लेना होगा, तभी हम जान सकेंगे ये क्लास वार होती क्यों है। The sole criterion on the basis of which the class of a person is determined is his ownership or control of means of production, land, capital, machines and technology। अभी देखिए, मार्क्स के हिसाब से जो एकमात्र जो क्राइटेरियन है जिसके बेस में आपका एक व्यक्ति का वो किस वर्ग में समाज में कौन सी क्लास में वो बिलोंग करता है, वो डिटरमाइन होती है उसकी ओनरशिप, वो उसका अधिकार होता है कि नहीं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि आपका लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, मशीन्स हो गया या टेक्नोलॉजी हो गया। तो जो उत्पादन की जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जो उत्पादन की जो सुविधा है, साधन है, उस पर उसकी कितना कितना अधिकार है और उसी पे डिपेंड होगा कि उसका समाज में किस तरह कितना उसका क्लास क्या होगा, क्या वो उच्च वर्ग का होगा या निचला वर्ग का होगा। और उसका अधिकार जितना ज़्यादा होगा इन सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, कैपिटल, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी में, तब उसका स्थान समाज में ऊपर में होगा। और अगर उसका अधिकार कम होता है तो समाज में उसका स्थान निचला स्तर में होगा। Those who own or control the means of production constitute the bourgeois exploiters, and those who only labor power constitute the proletariat exploited। अब देखिए, मास के हिसाब से जो वर्ग आपका ये जो समाज में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ओन करती है वो होते हैं बोर्जुआ, और उनको शोषण वर्ग कहा गया, वो शोषण करती है समाज में। बोर्जुआ को मार्क्स ने एक्सप्लॉइटर्स कहा है, क्योंकि वो जो वर्कर्स है, ये जो प्रोलिटेरिएट है, जिनके पास समाज में जो मीन्स ऑफ कैपिटल की साधन नहीं है, उनको एक्सप्लॉइट करती है। Thus, classes are defined by Marx on the basis of two criteria of a person's place in the mode of production and his consequent position in terms of relations of production। अभी देखिए, मार्क्स के हिसाब से जो क्लास है, समाज में जो वर्गीकरण है, वो दो क्राइटेरिया में विभक्त है। आपका एक तो है एक व्यक्ति की समाज में स्थान क्या है, जो कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में वो ओन करता है, उस पर उसका ओनरशिप है कि नहीं मोड ऑफ प्रोडक्शन में, या उसका ओनरशिप नहीं है। और उसके फलस्वरूप जो उसका रिलेशनशिप होता है, जो मतलब प्रोडक्टिविटी रिलेशन में वो मतलब किस तरह काम कर रहा है, वो मालिक के हिसाब से काम कर रहा है या एक कारीगर के हिसाब से काम कर रहा है, और उस पर डिपेंड होगा उसका समाज में किस तरह का वो वर्ग किस वर्ग में होगा। एक तो हो गया उसका जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर उसका अधिकार है कि नहीं, और दूसरा है कि उसका रिलेशनशिप क्या होगा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन में उसका वो किस स्तर में है, ये या वो ओनर है या वो वर्कर है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दो क्राइटेरिया है, ये याद रखिएगा। द लैक ऑफ ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लैक ऑफ प्रॉपर्टी एंड द इमीडिएट नीड टू गेट वर्क, दैट इज द क्लास ऑफ कॉन्क्रीट लेबर, आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्रोलेटरेट क्लास। अभी देखिए, जो वर्कर क्लास है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका है एक तो हो गया उसका लैक ऑफ ओनरशिप, जो प्रोडक्टिविटी जो फोर्स है समाज में उस पर उसका अधिकार नहीं है, ये एक क्राइटेरिया हो गया। और लैक ऑफ प्रॉपर्टी, और उसका पास कोई भी संपत्ति नहीं है, और उसके बाद इमीडिएट उसका इतना ही अवस्था है कि वो उसका इमीडिएट नीड हो जाता है कि उसका शारीरिक जो श्रम है उसको वो बेचे, जिससे कि उसको जीविका का स्रोत मिले, उसको जीविका का मतलब साधन मिले, क्योंकि उसके पास ना ही प्रॉपर्टी है ना ही उसका कोई कंट्रोल है उस पर प्रॉपर्टी पे। उसके लिए वो बाध्य हो जाता है कि वो अपना फिजिकल लेबर सेल करे और उससे उसको जीवन में उसको मतलब जीवन में उसको रहने का एक स्रोत मिले, ज़रिया मिले जीने का। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका प्रोलेटरेट क्लास, जो वर्कर क्लास है उसका ये क्राइटेरिया है। सिंस क्लास इज बेस्ड ऑन ओनरशिप और ऑफ कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, द डिसअपियरेंस ऑफ क्लास डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द डिसअपियरेंस ऑफ प्रॉपर्टी एज द डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ स्टेटस। अब देखिए, ये एक इंपॉर्टेंस आपका कॉन्सेप्ट है मार्क्स का। मार्क्स कहते हैं जैसे कि क्लास आपका जो बेस्ड है उनके हिसाब से आपका वो बेस्ड है आपका ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो हम लोग आगे भी डिस्कस किए हैं। और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी पे उसका कंट्रोलिंग कितना है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, और प्रॉपर्टी का ओनरशिप है क्या है उस पर डिपेंड करेगा
उस पे आपका समाज में जाति क्लास वर्ग या वर्गीकरण होता है। और अगर ये क्लास डिफरेंस हम लोग अगर समाज से हटाना चाहते हैं तो हमें पहले इसको हमके समाज में जो जो प्रॉपर्टी है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको हमें ख़त्म करना होगा। जो ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको ख़त्म करना होगा। तब क्या होगा, जो समाज में कोई स्टेटस नहीं रहेगा, उच्च या नीच, उच्च वर्ग का या निचला वर्ग का कोई स्टेटस नहीं रहेगा, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, कोई ओनरशिप भी नहीं रहेगा, सभी इक्वल हो जाएंगे और तब हमारा जो क्लास डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था मार्क्स की आपका क्लास डिफरेंसेस क्यों आती है और उसका किस तरह खात्मा हो सकती है, उस पर कुछ आपका आइडियाज़। अभी देखिए, इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स एंजल्स सेड, अभी देखिए मार्क्स का एक प्रख्यात एक आपका पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो मार्क्स एंड एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखा था। वहाँ पे मार्क्स और एंजल्स क्या कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदर दो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। क्या कहते हैं वो, जो इतिहास, जो भी अभी समाज में जो एग्जिस्टिंग जो सोसाइटी है उसका जो इतिहास है, वो इतिहास आपका डिपेंड है, आपका उसका इतिहास आपका क्लास स्ट्रगल पे ही बेस्ड है। मतलब मानव समाज का जो हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल पे ही डिपेंड है, जो कि उच्च वर्ग और निचले वर्ग का जो क्लास स्ट्रगल होता है उसी पे डिपेंड करता है मनुष्य समाज किस तरह अग्रसर होगा। दे आर्ग्यू दैट क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ रियल ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और जो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज़ है और जिनके पास प्रॉपर्टी का ओनरशिप नहीं है, उनके बीच जो द्वंद्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपका रियल ड्राइविंग फोर्स है आपका ह्यूमन हिस्ट्री का, ह्यूमन इतिहास का, मानव इतिहास का जो स्रोत है, जो मानव समाज को जो आगे ले जाता है, उसको आगे की ओर अग्रसर करता है, ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट ही करता है। इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्लास डिफरेंशिएशन इज़ मोस्ट क्लियर। और जो ये पूंजीवाद वाला जो सोसाइटी है उसमें ये जो क्लास डिफरेंशिएशन है, जो उच्च वर्ग या निचला वर्ग, ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। क्लास कॉन्शियसनेस इज़ मोर डेवलप्ड एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज़ मोर एक्यूट। और इसमें आपका समाज में जैसे कि आगे जो हमारा जो ज़मींदारी सिस्टम था, तो उसमें आपका जो एक वर्ग था ज़मींदार और एक वर्ग था जिनके पास भूमिहीन मजदूर। तो उस समय आपका जो समाज में उच्च वर्ग और नीचे वर्ग का कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा था। तो इसी तरह आपका जो कैपिटल सोसाइटी है, जो पूंजीवाद सोसाइटी है, उसमें ये क्लास कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और क्लास जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो द्वंद्व होता है उच्च क्लास और निचले वर्ग के क्लास में, वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो जाता है, एक्यूट हो जाता है। Thus, capitalism is the culminating point in the historical evolution of classes and class conflict। और ये जो आपका कैपिटलिज्म है, ये सबसे अल्टीमेट पॉइंट है आपका जो मानवता का जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है ऑफ क्लासेस और क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो इवोल्यूशन है, उसमें सबसे अल्टीमेट स्टेट है वो कैपिटलिज्म है। The distinctive feature of bourgeois epoch is that society as a whole is more and more splitting up into two great hostile camps। और जो आपका जो बोर्जुआ जो युग है, उसका जो ये जो बोर्जुआ युग है, बोर्जुआ इपॉक है, उसका आपका सबसे एक अभिन्न एक परिचय है, जो समाज आपका उसमें विभक्त हो जाता है। आपका आपका हॉस्टाइल, दो विपरीत आपका कैंप में, दो गुट में विभक्त होता है। और ये आपका दो क्लासेस में विभक्त होता है या दो गुट हो जाते हैं आपके ये, और ये आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। एक तो है बोर्जुआ जिनके पास प्रॉपर्टी है, और एक तो है प्रोलेटारिएट जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये आपका बोर्जुआ जो इरा है, इपोक है, इसका दो डिस्टिंक्ट फीचर हो जाता है, जिसके प्रॉपर्टी लेस क्लास और प्रॉपर्टी वाला क्लास, और इनके बीच जो द्वंद्व है, ये एक अभिन्न एक परिचय बन जाता है आपका बोर्जुआ युग का। अभी आगे देखते हैं। Marx also made a distinction between the objective fact of existence of a class and its subjective awareness about it is being a class consciousness। देखिए, मार्क्स ने जो एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, जो क्लास समाज में तो है, वर्गीकरण समाज में है, वो एक फैक्ट है। और ये भी एक आपका सब्जेक्टिव फैक्ट है कि जो क्लास की अवेयरनेस, जो क्लास कॉन्शियसनेस जो एक वर्ग में होती है कि हम उच्च स्तर की क्लास में हैं या निचले स्तर की जो क्लास में है, उसमें भी मार्क्स ने डिस्टिंक्शन की है। क्योंकि सिर्फ क्लास होना ही समाज में डिफरेंसेस नहीं लाता है, बल्कि उसकी अवेयरनेस, उसकी चेतना जो मनुष्य में जब आ जाएगी कि हम उच्च स्तर की हैं या निचले स्तर के हैं, तब ये क्लास डिफरेंसेस और भी प्रैक्टिकल रूप में ये जाहिर हो जाएगा।
डिवीजन ऑफ लेबर इज द मेन सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल एमर्जेंस ऑफ क्लासेस एंड क्लास एंटागोनिज्म्स। अभी देखिए, समाज में जो कार्य की जो डिवीजन होती है कि एक वर्ग की को दिया जाता है कि वो उसी काम करेगा, वो उसी काम के लायक है, वो इससे आगे इस सीमा, उसकी सीमा से वो बाहर नहीं निकल सकता है। वो अगर निचले स्तर का क्लास का है तो उसको निचले स्तर का काम ही करना पड़ेगा। कोई अगर उच्च स्तर का आदमी है, क्लास का है, तो उसको उच्च स्तर का काम ही करना पड़ेगा। तो यही मेन स्रोत हो जाता है जो ऐतिहासिक तौर पे, जिससे कि जो एमर्जेंस ऑफ क्लास हो जाता है, क्लास आती है, क्लास की उत्पत्ति होती है उसमें, क्लासेस की। और क्लास डिफरेंसेस, जो उच्च स्तर के क्लास और नीचे स्तर के क्लास में जो विवाद है या द्वंद्व है, तभी से शुरू हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर एक मेन सोर्स हो जाता है जो क्लास में जो आपस में विवाद या मतभेद का। Each new class which puts itself in place of the one ruling before it is compelled merely in order to carry through its aims to represent its interest as the common interest of all the members of society। और हर जो क्लास जो कि आपका जो क्लास के जो रूलिंग क्लास है उसका जो अधीन हो जाता है, तो वो उसको बाध्य किया जाता है कि उसका जो ऑर्डर है उसको करना होगा। उसको जो उच्च स्तर का जो क्लास है, नीचे स्तर की जो क्लास है, उसको बाध्य करा जाता है कि उसी की ऑर्डर को वो कैरी करे, और उसी की जो एम है, उसी की जो उद्देश्य है, वो बन जाता है आपका समाज में सभी लोगों का एम बन जाता है, सभी लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है। मतलब जो उच्च स्तर की जो व्यक्ति है, जो रूल करती है, उसका इंटरेस्ट, उसका एम ही सभी लोगों पे बाध्य हो जाता है, और उसका इंटरेस्ट ही कॉमन इंटरेस्ट बन जाता है। इसके विपरीत में देखिए, द क्लास मेकिंग रिवोल्यूशन अपीयर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नॉट एज अ क्लास बट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल सोसाइटी। और इसके विपरीत में आपका जो क्लास आपका विद्रोह करता है, वो पहले से बन जाता है, आपका एक क्लास नहीं बन जाता है, बन के रहता है, बट एक आपका रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है पूरे सोसाइटी का। मतलब एक तरफ आपका जो उच्च स्तर की जो क्लास है, उसका एम और उसका जो पॉलिसी है वो सभी पे अनिवार्य हो जाता है, और वो समाज का सभी कॉमन एम या पॉलिसी बन जाता है। ठीक इसी तरह जो क्लास रिवोल्यूशन पे आ जाता है, वो एक पर्टिकुलर क्लास नहीं बन जाता, बल्कि पूरे समाज का ही एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है या नुमाइंदा बन जाता है। तो आगे देखते हैं अभी। Through a detailed historical analysis, Marx showed that no major antagonism disappears unless there emerges a new antagonism। अभी देखिए, एक ऐतिहासिक रूप में एक विश्लेषण करके मार्क्स ने इस कंक्लूजन में आया है। मार्क्स ये कहते हैं कि समाज में आपका जो भी मतभेद है जो क्लासेस में, वो तब तक ख़त्म नहीं होता है जब तक समाज में एक नया मतभेद नहीं उपजता है। Thus, general antagonism between the rich and the poor has always been there, but in capitalism, it has been sharply polarized into antagonism between the capitalist and the proletariat। देखिए, जो आपका एक तो हमेशा एक विवाद, एक मतभेद रहा है समाज में, जो कि अमीर और गरीब में, ये तो रहा ही है सदियों से। लेकिन जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, ये समाज में जो यही डिफरेंसेस बन जाता है आपका जो कैपिटलिस्ट और प्रोलेटरिएट में, जो कि नया एक अमीर तबका बन जाता है और एक गरीब तबका बन जाता है। तो अमीर गरीब का डिफरेंसेस आ जाता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट और प्रोलेटरिएट में। Thus, in capitalism, the emergence of proletariat has a special significance. It is not just a historical phenomenon because its suffering, its exploitation, and its dehumanization is a paradigm for the human condition at a large। तो मार्क्स के हिसाब से जो आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिज्म में जो कि आपका जो वर्किंग क्लास है, जो गरीब तबके के लोग, प्रोलेटरिएट है, उसकी एमर्जेंस एक मतलब स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है, स्पेशल महत्व रखता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक फेनोमेना नहीं है, बल्कि इसकी जो पीड़ा है, उसकी सफरिंग है, उसकी जो शोषण है, और उसकी जो बेमनस्यता जो डिह्यूमनाइजेशन, जो इनह्यूमन, जो उसको जो आपका मानवाधिकार की जो उल्लंघना होती है उसकी शोषण से, वो एक उदाहरण बन जाती है मानव समाज की, मानव स्थिति का इन जनरल। दिस सो बिकॉज इन प्रोलेटरिएट क्लास मार्क्स सीज द कॉन्टेम्पररी एंड फाइनल रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सलिटी। क्योंकि आपका जो एक प्रोलेटरिएट क्लास में मार्क्स ये देखते हैं
जो वर्तमान का और फाइनल जो अंतिम जो मानव समाज का जो रियलिटी है उसको वो देखते हैं। ही एंडाउज द क्लास विद ए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड मिशन। और ये जो पॉलिटिकल क्लास है उसको मार्क्स एक ऐतिहासिक मतलब महत्व देते हैं और उसको एक मिशन देते हैं। इट कैन रिडीम इटसेल्फ और ये मिशन क्या होगा ये जानते हैं। इट कैन रिडीम इटसेल्फ ओनली बाय टोटल रिडीमेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये पॉलिटिकल क्लास अपने आप को अपने आप का जो उसकी शोषण है उससे वो तभी ऊपर आ सकता है जब वो पूरे मानव समाज को इस शोषण से बचाएगा। When the proletariat announces the dissolution of the existing class-based social order, it only declares the secret of its own existence। और ये जो शोषित वर्ग समाज में जो वर्किंग क्लास है प्रोलेटेड है, जो समाज में जो एग्जिस्टिंग क्लास डिफरेंसेस है उसकी जो वो डिसोल्यूशन करती वो अनाउंस करती है, जो खात्मा अनाउंस करती है, तब वो इनडायरेक्टली ये डिक्लेयर करती है कि उसकी अपनी ही जो एग्जिस्टेंस है उसकी वो मतलब डिसोल्यूशन उसकी खात्मा करने की वो अनाउंसमेंट करती है। मतलब समाज का उत्थान मतलब उसका अपना उत्थान ही इनडायरेक्टली मीन करता है। बिकॉज इट इज़ द इफेक्टिव डिसोल्यूशन ऑफ दिस ऑर्डर डेट विल लीड नॉट ओनली टू द इमांसिपेशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट बट टू द इमांसिपेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये जब आपका वर्गीकरण जब ख़त्म होगा समाज में तो ये सिर्फ प्रोलेटेरिएट वर्ग का उत्थान नहीं होगा बल्कि पूरे मानव समाज का उत्थान होगा, ये कहना है मार्क्स का। For such emancipation humanity, it is essential to abolish the institution of private property। और ये जो आपका मानवता का जो ये उत्थान है, जो ये जो वर्गीकरण से जो उत्थान है, इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको खात्मा करना होगा, उसका ख़त्म करना होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी एज वेल्थ इज़ compelled to maintain itself and thereby its opposite the proletariat in existence। और जब तक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगा मनुष्य के पास, तब तक आपका इसका जो ऑपोजिट जो वर्गीकरण है, जो प्रोलेटेरिएट जो वर्किंग क्लास जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो तो रहेगा। क्योंकि समाज में अगर एक क्लास के पास प्रॉपर्टी होगा तो दूसरे क्लास के पास प्रॉपर्टी नहीं होगा तो समाज फिर से विभक्त हो जाएगा। जो बोर्जुआ है प्रॉपर्टी ओनरशिप जिनके पास है और जो प्रोलेटेरिएट है जिनके पास ओनरशिप नहीं है उसमें तो विभक्त होना ही है, क्योंकि अमीर होगा समाज में तो गरीब होना ही है। The proletariat is compelled as proletariat to abolish itself and thereby is opposite the condition for its existence। What makes its proletariat is private property। और इसी जो समाज में जो वर्गीकरण है, इसी जो शोषण है उसके फलस्वरूप जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो बाध्य हो जाता है जो प्रोलेटेरिएट जो व्यवस्था है उसको एबोलिश करना है। और इनडायरेक्टली इसका जो ऑपोजिट में जो कंडीशन है उसका जो कंडीशन जो जिसके लिए प्रोलेटेरिएट क्लास जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, उसको वो बाध्य हो जाता है इनडायरेक्टली ख़त्म करना, जिसका जो कि है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी। इमांसिपेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी फ्रॉम सर्विट्यूड टेक्स द पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ इमांसिपेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एज ए होल। और ये जो समाज में जो प्रोलेटेरिएट की जो गुलाम व्यवस्था जो वो बोर्जुआ के अंडर में जो काम करती है, जो गुलाम होके उसका जो खात्मा होगा तो वो हो जाएगा आपका एक राजनीतिक उत्थान होगा मानवता का एज ए होल। ऑल ह्यूमन सर्विट्यूड इज इन्वॉल्व द रिलेशन ऑफ द वर्कर टू प्रोडक्शन एंड ऑल टाइप्स ऑफ सर्विट्यूड आर ओनली मॉडिफिकेशन और कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। और सभी जो समाज में जो गुलाम व्यवस्था है, जो नौकरशाही जो व्यवस्था है, तो ये आपका समाज में एक रिलेशन होता है जो वर्कर है और जो प्रोडक्शन है उसके बीच। और सभी तरह का जो गुलामी है ये आपका यही जो समाज में जो वर्कर है और जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन क्लास की जो रिलेशनशिप है उसका रिलेशनशिप का ही एक अभिव्यक्ति है, एक मॉडिफिकेशन है। मतलब समाज में जब आपका वर्कर और जो प्रोड्यूसर क्लास रहेगा तो और तब आपका ये रिलेशनशिप जो गुलाम व्यवस्था ये कायम रहेगा और ये बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट क्लास का जो रिलेशनशिप है ये कायम रहेगा। Hence, the proletariat can abolish all classes and all class antagonism by abolishing itself as a separate class। और जो प्रोलेटेरिएट क्लास है उस पर जो दायित्व है कि वो जो क्लास डिफरेंसेस ख़त्म करना है उसको, तो वो तभी कर सकता है। ए प्रोलेटेरिएट कैन एबोलिश ऑल क्लासेस एंड ऑल क्लास जो एंटागोनिज्म समाज में जो क्लास विवाद है वो तभी ख़त्म हो सकता है जब ये जो वर्गीकरण है
वो जो एक सेपरेट क्लास है समाज में, उसी को जब ख़त्म कर देगा तब ये आपका जो समाज में समाज वर्गीकरण है या जो क्लास विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। इन फाइनल एनालिसिस मार्क्स विजुअलाइज्ड द इमर्जेंस ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी। और मार्क्स का जो फाइनल एनालिसिस है, फाइनल जो उनका जो एक वो सब देखते हैं जो कि जब समाज व्यवस्था तभी ठीक होगा, तभी एक स्थिर समाज में होगा जहाँ पे कोई विवाद नहीं होगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई रिवोल्यूशन नहीं होगा, जब समाज में कोई क्लास नहीं होगा, एक क्लासलेस सोसाइटी होगा। और यही आपका कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा। सच क्लासलेस सोसाइटी विल ऑल्सो बी ए स्टेटलेस सोसाइटी। और ये जब समाज में क्लासलेस सोसाइटी होगा, उसमें कोई स्टेटलेस सोसाइटी भी नहीं होगा, उसमें कोई राज्य भी नहीं होगा। बिकॉज विद द डिसिप्लिन ऑफ क्लासेस द वेरी रेशनल फॉर द एग्जिस्टेंस स्टेट विल डिसअपियर। ये देखिए, और एक मार्क्स ना कि क्लासलेस सोसाइटी की पुष्टिकरण करते थे, बल्कि वो एक स्टेटलेस सोसाइटी की भी पुष्टि करते थे, उसकी भी सपोर्ट करते थे। बिकॉज विद क्योंकि वो मानते थे, क्योंकि विद द डिसअपियरेंस ऑफ क्लासेस, क्योंकि जब समाज में वर्गीकरण ख़त्म हो जाएगा, तब जो रैशनल है, जो कि समाज में एक एग्जिस्टेंस स्टेट जो तर्क है, या जो आपका एक सोच है कि समाज में स्टेट राज्य अनिवार्य है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब राज्य क्यों चाहिए समाज में, कि समाज में सभी लोगों को कंट्रोल करना है, प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना है, समाज में जो लोगों के में रिलेशन है उसको स्थिर करना है, उसको कायम करना है, समाज में कोई रिवोल्यूशन ना हो उसको देखना है। लेकिन जब वर्ग ही नहीं होगा, समाज में कोई क्लास नहीं होगा, कोई क्लास डिफरेंसेस नहीं होगा, प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो समाज में कोई द्वंद्व नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, कोई रिवोल्यूशन नहीं होगा, तो कोई झगड़ा नहीं होगा, और कोई मतलब असमानता नहीं होगा, लोगों में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, तो स्टेट का भी ज़रूरत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू हिम द रैशनल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इज़ टू डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ द बोर्जुआ। और वो ये भी कहते हैं कि जो समाज में जो राज्य है वो इसीलिए प्रतिष्ठा होती है, इसी कारण से प्रतिष्ठा होती है जिससे कि जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, जो अमीर तबके के लोग हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए राज्य बनता है, उसकी इंटरेस्ट सर्व करने के लिए। और जब प्रॉपर्टी नहीं होगा, जो प्रॉपर्टी ओनरशिप ही नहीं होगा, कोई अमीर तबके के लोग नहीं होंगे, तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए कोई स्टेट का भी ज़रूरत नहीं होगा। तो ये था मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास वार। तो आगे हम डिस्कस करेंगे मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा। और कोई अगर आपका ये है, आपका कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।